नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, हरियाणा बीजेपी का बड़ा कुंभा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पंचकुला में कई दिग्गज शामिल हुए हैं, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम की मौजूदगी में दामन जो है वो थामा है। ये बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकमल कार्यालय में ये ज्वाइनिंग हुई है और सीएम ने पदका पहनाकर स्वागत किया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे इस मौके पर। यमुनानगर के मेयर मदन चौहान भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक पवन धीमान शामिल हुए हैं बीजेपी में। बीजेपी का कुंभा बढ़ता हुआ यूथ कांग्रेस के नेता संदीप राणा शामिल हुए हैं बीजेपी में। तो पंचकुला में कई दिग्गज शामिल हुए हैं। सीएम की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रिवाज देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी उनके अंदर आती है। ये दोनों का बड़ा अंतर है। तो मैं आशा करता हूं कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर, सबके अंदर आ जाए। तो मित्रों, आज हमारे बीच में अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, और मैं कहूंगा कि आज के आयोजन में बड़ी भूमिका श्री कंवरपाल जी ने निभाई है। इन्होंने मुझे कहा कि ऐसे पवन दीवान जी, मैंने कहा पवन दीवान जी से तो 4 साल पहले भी हमारी बात चली थी। इंतजार कर रहे थे कि कब इस समुद्र में आके मिल जाएं। कुछ कठिनाई रही होगी, कुछ मेरा अपना दोष भी है कि उसके बाद मैं भी संभाल नहीं पाया था, लेकिन कंवरपाल जी ने संभाल लिया है और आज पवन दीवान जी शामिल हुए। और ऐसे ही संदीप राणा जी के बारे में भी इन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, अच्छा अवसर है। तो इस अवसर पर हमारे बीच में लतिका शर्मा जी, हमारी पूर्व विधायक कालका से, पूर्व विधायक लाडवा से, और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री डॉक्टर पवन सैनी जी, दोनों जिलों के हमारे अध्यक्ष हैं। पंचकुला जिले के श्री अजय शर्मा जी, अंबाला जिले के राजेश बतौरा जी, उपस्थित हमारे तरुण भंडारी जी, भारती जी, अन्य सभी, मदन चौहान जी जो मेयर यमुनानगर से हैं, वीरेंद्र गर्ग जी हैं, उपस्थित अन्य सभी सज्जनों, भाइयों बहनों। जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। और ये बहुत पहले तो ये मान के चलो कि छोटी पार्टी जनसंघ के रूप में शुरू हुई थी 1951 में। और भाई थोड़ा पीछे वालों को भी देखने तो ये सिपाही पीछे हट जाओ, इनको पीछे हटा दो, यहाँ के ले लो फोटो, यहाँ आ जाओ, बैठ के ना सर, ये जगह थी, ये बीच में बैठ के, पीछे वाले नहीं हम इधर आ जाते ना, ये बीच में बैठ के सारे। ये आप लेट आए, ये तो पहले आके बैठ गए। तो मित्रों, देश की उस समय एक छोटी पार्टी, और जब बनी थी तो क्यों बनी थी, मैं 2 वाक्यों में आपको बताता हूं। उस समय एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी। विचार ये आया कि कभी भी लोकतंत्र में सिंगल पार्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सिंगल पार्टी रहेगी तो मनमानी करेगी, कर सकती है ना। अगर उसको चेक करने वाला कोई बराबर में खड़ा रहेगा तो कम से कम मनमानी नहीं करेंगे। तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका के लिए जनसंघ शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते 1967 में पहली बार कुछ प्रदेशों में संविधान सरकारें आ गई जिसमें जनसंघ शामिल हुई। फिर 1975 में इमरजेंसी लगी, 77 में फिर देश में जनता पार्टी आई, तब जनसंघ के लोगों को उसमें शासन करने का मौका मिला। लेकिन हमारी विचारधारा को समझाने में हमको समय बहुत लगा, हमारी नीतियां इनको समझाने में बहुत लगा, समय लगा। कांग्रेस के हाथ में लगातार राज रहा, तो कांग्रेस ने सिवाय कहना चाहिए कि अपने घर, अपने परिवार, अपने होता ना, बाटे रेवड़ियां फिर अपने को दे, कौन ध्यान में आती है कहावत? वो सिर्फ
उनके सामने कोई देश नहीं, कोई समाज नहीं, कोई नीति नहीं। बिना नीति के, अब ठीक है हमारी आजादी मिली थी, हम भी उसी में अपने खुशी खुशी में 50-55 साल तक, ठीक है आजादी मिल गई, आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए और उसमें हमारा अपना कोई ध्यान रखने वाली चिंता किसी ने की नहीं। एक ही बात पकड़े रहते थे, हम गरीबी हटाएंगे और इस नारे को लेकर के चलते रहते थे। कैसे गरीबी हटेगी कभी किसी ने बताया नहीं, विचार किया नहीं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ जनसंघ के वो नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने 1966 में कह दिया था, जब अपना हरियाणा बना ही बना था, वो तो सारे देश के नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर देश को सुखी करना है तो इस समाज के जो लोग खड़े उसमें सबसे आखिरी जो व्यक्ति खड़ा है, आप उसके पास चले जाओ, उसकी तकलीफ समझो, उसको आगे करो। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति आखिर में खड़ा रहेगा, आगे वाले तो मजे मस्ती करते ही रहेंगे, पीछे वालों की चिंता करो। अगर आप पीछे वाले लोगों को आगे लाओगे, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनको लाओ, जो और पीछे रह जाए उनको लाओ, पीछे से आगे लाते रहो, कभी ना कभी अंतर कम हो जाएगा। और एक शब्द दिया था ना, अंत्योदय, और इस अंत्योदय की बात को लेकर के जनसंघ के लोग, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार काम करते करते आज पहुंच गए हैं। और आज न केवल पार्टी बल्कि सरकार के नाते भी देखें तो आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी राज शासन कर रही है, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। और देश में एक लंबे समय से, इतने लंबे समय तक कोई एक नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर के रहा हो, मुझे गिनती में लग नहीं रहा शायद, क्योंकि सन 1920 से लेकर के और 1923 तक, 2000 से लेकर के 2023 तक 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर के शायद कोई नेता देश में नहीं रहा। उनकी अगुवाई में हम काम कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में काम कर रहे हैं। और एक स्थायी शासन की व्यवस्था देने के लिए लोगों को कैसे सुखी किया जाए, इसकी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पार्टियां बहुत हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र अब जागा है। अब लोगों को पता है क्या ठीक है क्या गलत है। भ्रष्टाचार का जो बोलबाला उस समय था वो आज कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी सीख वो ऐसी सीख है, इतिहास में भी ऐसे राजनीति के जो पुरोधा रहे हैं, राजनीति शास्त्र को जानने वाले चाणक्य जैसे नीतिकार, वहां से राजनीति सीखनी शुरू करनी पड़ेगी। चाणक्य एक बार चंद्रगुप्त जी के एक प्रकार से वो राजगुरु थे। एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त की सेना कहीं जा रही थी, एक जगह रात पड़ गई, तो रात पड़े वहां उन्होंने डेरा डाला तो गांव से उन्होंने भोजन मंगवाया और भोजन कर लिया, सो गए। अगले दिन चल पड़े। जासूसों ने आकर के चाणक्य को बताया कि चंद्रगुप्त जी की जो सेना थी फला गांव में रुकी थी, और वो फिर भोजन करके आगे बढ़ गए जैसे उनको पता लगा। इससे ज्यादा जासूस ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया कि आपकी सेना जो उधर जा रही थी तो इस दिन उस गांव में रुकी थी क्या? क्या रुकी थी? रुकी थी तो गांव से खाना मंगाया था? क्या मंगाया था? सेना को खाना खिलाना था, खा के सोते तभी अगले दिन चलते। तो जब खाना मंगाया था तो उस गांव को पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? अब चंद्रगुप्त सोचे, विचार करे कि ये कौन सा प्रश्न है। राजा की सेना गांव से खाना मंगा लिया, ऐसे अतिथि का तो सत्कार सब करते ही हैं, तो हमने कौन सा पाप कर दिया? कि लेकिन नहीं, आपने गांव को खाना अगर मंगाया तो उनको पैसा देना चाहिए था, और अगर आपने नहीं दिया है तो यह आचार अच्छा नहीं है, और जो आचार अच्छा नहीं होता उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। या तो गांव के लोग आपके पास आकर के कहते हैं कि हम जो है आपको दक्षिणा देते हैं। कोई दक्षिणा तब मिलती है जब उनकी कोई शिक्षा दी जाए, उनका कोई उपकार किया जाए। उस गांव के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। या फिर कोई आप लोगों ने टैक्स लगाया हो, टैक्स लगता है तो सारे देश पर लगता है, सारे समाज पर लगता है, टैक्स के रूप में आप वसूलो। तो सरकार को दो तरीके से पैसा मिल सकता है, या तो किसी दान के कारण से
और यह टैक्स के कारण से। आप बिना किसी के काम किए पैसा मांग के पैसा लेकर के आओगे तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। अब कितनी बारीक व्यवस्था भ्रष्टाचार के बारे में चाणक्य ने दी। आखिर हम किसी के ऊपर कोई कष्ट पैदा कर दे, किसी के मन को दुखा दे, ये नहीं होगा। हमारे यहां जमीनें खरीदी जाती थी और उसका एक्विजिशन किया जाता था, एक्वायर की जाती थी, बिना मर्जी का की जाती थी। बाद में किसान रोते रहते थे कि हमारे से सस्ती ले ली और ये जो बीच बचाव करने वाले बिचौलिए आ गए, नेता आ गए, उन्होंने महंगे महंगी बेच दी, फिर सरकार से पैसा भी ले लिया। हमने सारे सिस्टम बंद कर दिए। हमने कहा नहीं, हम अगर लेंगे, जमीन की जरूरत पड़ सकती है, तुम लेंगे तो किसान को कहेंगे बोलो भाई किस भाव बेचनी है। ई भूमि पर उसके भाव से जो बाजार भाव है उस पर लेंगे, ना कोर्ट का झंझट ना कोई और झंझट। और कोर्ट ने तमाशे बहुत किए। पहले तो मानो कोई थोड़े से पैसे में जमीन एक्वायर कर ली, मिली भगत करके, और बाद में कोर्ट से पैसे का 3 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना पैसा कोर्ट से करवा लिया, सरकार को चपत लग गई। अब आप तो इलाके को जानते हो, ये दादू 6-7 लाख थी और एक कोर्ट ने एक जगह का फैसला कर दिया। खेतों में 3 करोड़ रुपए एकड़ सरकार अगर देगी तो सारी नहर 3000 करोड़ रुपए में पड़ेगी और 250 किलो की सिंचाई होनी है। हमको कानून बदलना पड़ा। थे बीजेपी का कुंभ आज बढ़ता हुआ कई नेता बीजेपी में